ओके, तो बात करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी डिज़ाइंस की। जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई डिज़ाइन ऑप्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। अब दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़। इनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ भी बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी डिज़ाइंस भी बोल सकते हैं। तो कुछ आते हैं इनमें नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस और कुछ आते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में फर्दर हम उनको क्लासीफाई करते हैं एज डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एंड एनालिटिकल स्टडीज़, और एक्सपेरिमेंटल के फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। एनीवे, बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एज अ नेम इंडिकेट, इसमें कोई एनालिसिस नहीं होना होता। हम सिंपली एक किसी भी फिनोमेना को, किसी भी कॉज इफेक्ट के फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिर अपना एक बॉडी ऑफ नॉलेज इंक्रीज करते हैं बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स आती हैं, एग्जांपल्स आती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की, वी हैव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, वी हैव केस रिपोर्ट्स, वी हैव केस सीरीज, ठीक है। और एनालिटिकल स्टडीज़ में वी हैव कोहॉर्ट स्टडीज़, वी हैव केस कंट्रोल स्टडीज़, वी हैव क्रॉस सेक्शनल। अब देखें, क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव में भी है और एनालिटिकल में भी है, लेकिन जो एनालिटिकल में है वो एनालिटिकल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ठीक है। एंड वी हैव इकोलॉजिकल स्टडीज़। तो तीन टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव की, चार हैं एनालिटिकल स्टडीज़ की। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में वी हैव रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, RCTs, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, और ये सबसे एक सुपीरियर या सबसे अच्छी टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन समझी जाती है। इसके अलावा वी हैव कम्युनिटी इंटरवेंशंस, वी हैव रैंडमाइज्ड क्रॉस ओवर, वी हैव लेबॉर्ट्री स्टडीज़, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की, और हमने इसकी नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की भी टाइप्स पढ़ ली हैं। अब इन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट स्टडी डिज़ाइंस हैं, हमने इनके एडवांटेजेस पढ़ने हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, तो वो हम देखते हैं वन बाय वन। पर वो रिवाइज कर लेते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल में जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें वी हैव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, वी हैव केस रिपोर्ट्स, वी हैव केस सीरीज़। एनालिटिकल में वी हैव कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल में वी हैव रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, वी हैव कम्युनिटी इंटरवेंशंस, वी हैव रैंडमाइज्ड क्रॉस ओवर, वी हैव लेबॉर्ट्री स्टडीज़, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को अगर वन बाय वन देखा जाए तो जो फर्स्ट स्टडी डिज़ाइन है दैट इज़ द केस कंट्रोल स्टडी। यस, लेट मी फाइंड इट। अच्छा, केस कंट्रोल स्टडी एज अ नेम इंडिकेट, इसमें केसेस होते हैं और कंट्रोल्स होते हैं। पहली बात तो ये कि हम केस कंट्रोल स्टडी को रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि डिजीज़ अब हो चुकी है, हम पेशेंट्स एक्चुअली ले रहे हैं डिजीज़। जो हमारी स्टडी पॉपुलेशन है वो पेशेंट्स पे कंसिस्ट कर रही होती है, और हम उन पेशेंट्स को इस तरह से स्टडी करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स थे, कौन सी कॉजेज़ थी जिन्होंने लीड किया उस डिज़ीज़ की तरफ ना। तो इसलिए हम उसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं कि उस डिज़ीज़ से एक्सपोजर हुआ जिसकी वजह से डिज़ीज़ हुई, और अब हम उस डिज़ीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस एक्सपोजर को या उस कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, डिज़ीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। दैट इज़ केस कंट्रोल स्टडी। अच्छा, इसमें हम करते क्या है कि एक हम केसेस लेते हैं जो डिजीज़ पेशेंट्स होते हैं, एक हम कंट्रोल्स लेते हैं जो कि नॉन डिजीज़ पेशेंट्स होते हैं, और हम दोनों में देखते हैं कि कितनी परसेंटेज है डिजीज़ पेशेंट्स की जिनमें एक्सपोजर हुआ था उस पर्टिकुलर जो हमारे सस्पेक्टेड एजेंट है उससे, और कितनी परसेंटेज है कंट्रोल्स की जिनमें डिजीज़ तो नहीं है लेकिन स्टिल एक्सपोजर हुआ था। तो उसके बेसिस हम देखते हैं कि हमारा आउटकम क्या आ रहा है। क्या ज़्यादा पॉपुलेशन जिनमें एक्सपोजर हुआ था उनमें डिजीज़ हुई है, या ज़्यादा पॉपुलेशन जिनमें एक्सपोजर हुआ था बट स्टिल डिजीज़ नहीं हुई। इस तरह से इससे रिलेटेड वो जो हमारा 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल है वो बड़ा काम आता है। वो मैं आपको किसी अदर वीडियो में बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इसमें हमने बस स्टडीज़ की टाइप्स की इंपॉर्टेंट बातें करनी है, उनकी हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी के एडवांटेजेस में हम यही इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये रिलेटिवली इजी टू कैरी आउट है, रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है, रिक्वायर्स कंपेरेटिवली फ्यूअर सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमने बस वही सब्जेक्ट्स लेने हैं जिनमें ऑलरेडी डिजीज़ है, ठीक है। ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट्स चाहिए नहीं होते। एंड इस स्टडी के ज़रिए हम उस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे उन लोगों की क्या हैबिट्स रह चुकी हैं, उनकी क्या पास्ट एक्सपोजर्स रह चुके हैं, उसके बेस पर हम रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें सब्जेक्ट्स को कोई ख़तरा नहीं होता क्योंकि उनमें ऑलरेडी डिजीज़ हो चुकी होती है। एंड ऑल्सो अलाउज द स्टडी ऑफ सेवरल डिफरेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के हमें डिफरेंट कॉजेज मिल सकती हैं किसी भी डिजीज़ की ना, तो रिस्क फैक्टर्स भी पता चल सकते हैं, उसके हमें कॉजेज भी पता चल सकती हैं। और इट्स पर्टिकुलरली सूटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीज़, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी डिजीज़ के पेशेंट्स मिल चुके हैं, हमने खाली उनकी कॉजेज़ निकालनी है।
और इसमें एथिकल प्रॉब्लम्स मिनिमम है क्योंकि हम पेशेंट को किसी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी एक एक्सपोज्ड पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके एडवांटेजेस है कि रिलेटिवली ईजी है और कैरी आउट करने के लिए, रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है, कंपैरेटिवली फ्यूअर सब्जेक्ट्स चाहिए, रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स को कोई रिस्क नहीं है, allows the study of several different radiological factors, and it particularly suitable for investigation of rare diseases और ethical problems minimum है। लेकिन केस कंट्रोल स्टडी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, अब वो देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन केस कंट्रोल स्टडीज़ की ही जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हमें पता होना चाहिए कि इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉजेज एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स। अब जो एग्जैक्ट कॉज है डिजीज़ की या जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं बोथ आर डिफरेंट, लेकिन इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। सेकेंडली, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप में भी डिफ़िकल्ट बिकॉज अब हमें हमने जो उसके केसेस के साथ जो कंट्रोल ग्रुप, जो न्यूट्रल ग्रुप चूज़ किया है उसमें एक्सपोजर हुआ है, नहीं हुआ, या हो सकता है उसमें वो डिजीज़ डोरमेंट फॉर्म में पड़ी हो और हमें पता ना हो, तो चूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। थर्ड, पीपल्स रिकॉल ऑफ देयर पास्ट बिहेवियर्स और रिस्क फैक्टर एक्सपोजर में लीड टू रिकॉल बाइस, कि उनको याद ही ना हो कि उनका एक्सपोजर हुआ कब है, कैसे हुआ है, हुआ भी है या नहीं, तो रिकॉल बायस भी प्रोड्यूस हो सकती है इन केस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। इसके अलावा इंसिडेंट्स कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि हम ऑलरेडी जो अकर्ड केसेस हैं खाली उन्हीं को स्टडी करें, तो इंसिडेंट्स हम केस कंट्रोल से स्टडी नहीं कर सकते। फिफ्थ ये कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इवेलुएशन ऑफ और थेरेपी ऑफ एवेलुएशन ऑफ द थेरेपी और प्रोफिलेक्सिस ऑफ डिजीज़, क्योंकि हमने अब डिजीज़ को मैनेज नहीं करना, हमने बस उनकी कॉजेज़ को डिटर्मिन करना है। केस कंट्रोल में हम केस कंट्रोल में हम खाली कॉजेज़ को डिटर्मिन कर रहे हैं, हम उसके ट्रीटमेंट को नहीं देख रहे, हम प्रोफिलेक्सिस को नहीं देख रहे, तो वो उसकी कोई एवेलुएशन नहीं हो रही स्टडी में। तो एक तो डिस्टिंग्विश नहीं करते बिटवीन कॉजेज़ एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स, अप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, और रिकॉल बाइस आ सकती है, पेशेंट्स और दी सब्जेक्ट्स से फेल टू रिकॉल देयर past behaviors or risk factors, and incidents cannot be measured and not suitable for evaluation of therapy or prophylaxis of the disease. सेकंड जो हमने इंपॉर्टेंट स्टडी टाइप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं, दैट इज़ कोहोर्ट स्टडी। इट इज़ टोटली द ऑपोजिट ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। जैसे हमने केस कंट्रोल स्टडी को रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहा था, कोहोर्ट स्टडी इज़ एक्चुअली अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी। इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहते हैं और इसी को हम इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं। तो it is a study design in which a specific group is followed over time. Subjects are classed according to their exposure status and followed to determine disease outcomes. इसमें होता ही है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को फॉलो करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, और फिर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकर्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स, और देखते हैं कि उनमें सब्सिक्वेंटली लंग कैंसर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। ये एक एग्जाम्पल है कोहोर्ट स्टडी की या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। So cohort is actually a group of people who share a common characteristic or experience within a defined time period, like age उनकी सेम हो, occupation सेम हो, pregnancy status for example सेम है, या exposure to a drug सेम है। तो as it is written here that the study proceeds forward from the cause to an effect. exposure हो चुका होता है बट अब तक आउटकम नहीं आया होता, तो हम आउटकम के लिए उन सब्जेक्ट्स को फॉलो करते रहते हैं। अब कोहोर्ट स्टडी की भी टाइप्स हैं, ये प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट तो होती है, साथ में रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट भी होती है, लेकिन मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रही क्योंकि अभी हम इसकी बस यू कैन से सुपरफिशियली इसको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा एम्बीवेलेंट या एम्बी डायरेक्शनल या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी होता है। अब जो एडवांटेजेस हैं कोहोर्ट स्टडी के, वो एक्चुअली एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं केस कंट्रोल स्टडी के। एक तो ये कि हमें जैसे केस कंट्रोल स्टडी से इंसिडेंट्स डिटर्मिन नहीं होती, इससे हमें इंसिडेंट्स पता चल जाते हैं, क्योंकि जिन केसेस में या जिन सब्जेक्ट्स में डिजीज़ डेवलप होगी, एक तरह से हमें उस डिजीज़ की इंसिडेंस पता चल जाएगी। तो इंसिडेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोहोर्ट स्टडीज़। के अलावा इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, कि अगर सिगरेट स्मोकिंग करेंगे तो कितना रिस्क है कि उनमें लंग कैंसर डेवलप होगा, तो डायरेक्ट एस्टिमेशन है रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज़ की भी। थर्ड, डोज रिस्पॉन्स रेशियोज कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड, कि अगर किसी भी ड्रग की डोज से एक्सपोजर है तो उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, क्योंकि इससे हम फॉरवर्ड मूव करें ना कि बैकवर्ड। तो डोज रिस्पॉन्स रेशियोज कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड बाय कोहोर्ट स्टडी। एंड बायस कैन बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि हम एक्चुअली उन्हीं केसेस को ले रहे हैं जिनमें ऑलरेडी एक वो है, रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है या एक्सपोजर एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कोई यू कैन से एम्बिगुइटी नहीं है, देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर एंड वी नो इट, ठीक है। तो बायस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इट। एंड सेकेंडली, हम जब ये कहते हैं कि जब हम कोई ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कंडक्ट नहीं कर सकते, तो कोहोर्ट स्टडीज़ कंसिडर द बेस्ट चॉइस, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअली एक सॉलिड प्रूफ मिल रहा है कि इस पेशेंट ने या सब्जेक्ट ने ये एक्सपोजर एक्सपीरियंस किया और उसको ये डिजीज़ हो गई, ठीक है। तो ये मतलब सेकंड बेस्ट चॉइस होती है आफ्टर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़।
6 ये कि दे आर द ओनली मैथड दैट कैन इस्टेब्लिश द एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ डिजीज। हमें वो तो हमें एक रिलेटिव रिस्क बता रहे थे ना केस कंट्रोल स्टडी। जो कोहोर्ट स्टडी है ये हमें एब्सोल्यूट रिस्क बताती है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ डिजीज़, ठीक है। फिर 7th ये कि कोहोर्ट स्टडीज में ऑल्सो रिवील द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स सच एज एक्सरसाइज एंड डाइट। के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने फॉलो किए, एक्सपोजर देखा उनका, और फिर हमने देखा कि किन सब्जेक्ट्स में डिजीज़ हो रही है और किन सब्जेक्ट्स ने कोई प्रोटेक्टिव यू कैन से मेथड्स फॉलो किए थे, लाइक वो एक्सरसाइज कर रहे थे, हमने डाइट को मेंटेन की, जिसकी वजह से उनमें लंग कैंसर नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं कर रहे थे ये सब कुछ उनमें हो गया। तो हमें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बचा, हमें एब्सोल्यूट कॉज तो पता चल ही रही है डिजीज़ के साथ, हमें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पता चल जाएंगे डिजीज़ के, राइट। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कोहोर्ट स्टडी के। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सेकेंडली, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट द स्टडी एंड ऑब्टेन रिजल्ट्स। thirdly के certain administrative problems can be faced like lack of experienced staff, lack of funding, extensive record keeping। fourthly कि बहुत expensive है क्योंकि एक बड़ी स्टडी टाइप है ना। फिफ्थ ये कि फॉलो अप इज़ डिफिकल्ट क्योंकि लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई कंट्री से बाहर मूव कर जाए, हमें नहीं पता, राइट। एथिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है क्योंकि हम लोगों की बहुत एक पर्सनल लाइफ में इंडल्ज हो रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, तो एथिकल प्रॉब्लम इसके ज़्यादा एसोसिएटेड है। सेवंथ है कोहोर्ट स्टडीज़ में भी इम्प्रैक्टिकल फॉर रेयर डिजीज़ क्योंकि इसमें ये होगा कि अगर लाइक एक डिजीज़ है जो 10,000 इंडिविजुअल्स में एक पेशेंट आ रहा है, तो हमें फिर उन 10,000 पे देन 1 लाख पेशेंट विल हैव टू बी फॉलोड फॉर 10 केसेस। फिर तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा एक स्टडी पॉपुलेशन रखनी पड़ेगी, तो हमें इसमें रेयर डिजीज़ को हम नहीं कर सकते कोहोर्ट स्टडी में काउंटर, ठीक है, आई मीन उसको हम डील नहीं कर सकते। तो ये तो हमने बातें कर ली केस कंट्रोल स्टडी की और कोहोर्ट स्टडी की। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, जिसमें इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे पास एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जिसको हम इंटरवेंशन स्टडीज़ भी कहते हैं। तो रेंडमाइजेशन में ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच सब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड टू वन और मोर थेरेपी ग्रुप्स बाय चांस। हम सब्जेक्ट्स को ऐसे बाय चांस किसी भी थेरेपी ग्रुप में भेज देते हैं कि आपको ये ड्रग दी जाएगी, जिसमें हम एक ग्रुप को प्लेसिबो ड्रग देते हैं, को हम एक्चुअल जो न्यू हमने ड्रग फॉर्मुलेट की होती है वो देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। मतलब हम रैंडमाइज्ड पेशेंट्स को ना चूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हम ब्लाइंडिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, वो मैं आपको डिफरेंस एक वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के एग्जांपल्स में तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं फॉर डिफरेंट मेडिसिन, प्रिवेंटिव ट्रायल्स होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करते हैं, रिस्क फैक्टर ट्रायल होते हैं जिसमें हम रिस्क फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसको हम इंटरवीन करते हैं, सिजेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ट्रायल ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, एवेलुएशन ऑफ हेल्थ सर्विस के लिए हम कुछ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं। इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम। वो मेनली इसके एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं, इसके कोई ऐसे डिसएडवांटेजेस नहीं होते। डिसएडवांटेजेस में हम बस ये कह सकते हैं कि एक तो इसकी फिजिबिलिटी कम होती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना इज़ अ बिग टास्क नो। सेकेंडली, इसमें एथिकल डिलेमा बहुत ज़्यादा होता है, एथिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं और कॉस्टली बहुत होती है। अदरवाइज़ यही प्रेफर की जाती है, यही प्रेफरेबल टाइप ऑफ स्टडी है और यही करनी भी चाहिए, लेकिन फिजिबिलिटी का इशू है, कॉस्टली होती है, साथ में एथिकल प्रॉब्लम्स आते हैं और फॉलो अप बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बस यही है बात। और देन जो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी की टाइप है जो थी हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी, जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो उसमें बस ये बात है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑब्जर्वेशनल स्टडी की। इसमें ये होता है इट्स बेस्ड ऑन अ सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ और क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन टाइम। The results which can be projected to whole population provided the sampling has been done correctly। तो हम इसमें से ये करते हैं कि एक सैम्पल लेते हैं पॉपुलेशन का, उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिन करते हैं, उससे हम रिस्क फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं, उसमें हम प्रेवलेंस और इंसिडेंस देखते हैं डिजीज़ की, और फिर हम उसी प्रेवलेंस और इंसिडेंस को पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं। अगर इतनी पॉपुलेशन में ये रिस्क ज़्यादा चल रहे हैं, ये इंसिडेंस, ये प्रेवलेंस ज़्यादा डिजीज़ चल रही है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में भी यही होगी, प्रोवाइडेड कि हमने सैम्पलिंग ठीक से की हो, मतलब सैम्पलिंग टोटली रैंडम हो, सैम्पलिंग बाइस्ड ना हो, ठीक है। और ये मोस्टली क्रोनिक डिजीज़ के लिए हम करते हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उसके लिए की जाती है। तो इसके कोई ऐसे एडवांटेजेस वगैरह नहीं लिखे हुए यहाँ पर, यूजेस लिखे हुए हैं कि इट प्रोवाइड्स डेटा रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ लोड इन द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी। तो डेटा मिल जाता है डिजीज़ लोड के बारे में बेस्ड ऑन इट्स मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्लूज टू डिजीज़ एटियोलॉजी कि किस वजह से हो रही है, और प्रोवाइड्स बैकग्राउंड डेटा फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेलुएटिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। कि जितना बर्डन हो डिजीज़ उतनी उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी और प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज डेवलप करनी पड़ेंगी। इट कंट्रीब्यूट्स टू फर्दर रिसर्च बाय डिस्क्राइबिंग डिजीज़ वेरिएशंस बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो हमें रिसर्च में काफ़ी हेल्प हो जाती है इसकी वजह से। तो बस यही इंपॉर्टेंट टाइप्स स्टडीज़ की मैंने आपको स्टार्ट में क्लासिफिकेशन कर दी, बाद मैंने उसको हर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया आपको इंपॉर्टेंट टाइप्स के। एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।